क्या कहते हैं आप ब्राह्मणों में? हाँ, कि शास्त्र सोच को जीवित रखते। अब देखना मैं कैसे शास्त्र से ही उस ब्राह्मण की सोच को मारता हूं। विचित्र बात है, प्रजा या तो अत्यधिक संपन्न है या पूरी तरह निर्धन। प्रजा की दशा राजा की सोच पर निर्भर करती है भैरव। जब राजा की सोच का ही पतन हो चुका तो प्रजा का उत्थान कैसे होगा? क्षमा करें आचार्य, यदि आप भी ये बात मानते हैं कि धनानंद एक योग्य सम्राट नहीं, तो फिर उससे भेंट की क्या आवश्यकता? भारत के भाग्य के लिए अलेक्जेंडर के बाद अब उसका सेनापति सेल्यूकस अवश्य आगे बढ़ेगा, और यदि उसे उचित समय पर नहीं रोका गया तो एक एक करके भारत के सभी जनपदों पर अपना आधिपत्य जमा लेगा। और समकालीन भारत में केवल मगध सम्राट धनानंद में ही इतना सामर्थ्य है कि सेल्यूकस को रोक सके। वो एक बार पहले भी विश्वासघात कर चुका है, फिर भी विवश भारत की सुरक्षा उसकी अखंडता पर निर्भर करती है भैरव, और अपने इस महान देश को सुरक्षित अखंडित रखने के लिए अपना मान सम्मान तो क्या, मैं अपने प्राणों की आहुति देने को भी सज्ज हूं। अपने हृदय में भारत की सुरक्षा की आस लिए हमें आज मगध को जागृत करने का प्रयास करना होगा, क्योंकि यदि आज मगध नहीं जागा तो आने वाले इतिहास के पृष्ठों से भारत देश का नाम लुप्त हो जाएगा। धनानंद को समझना होगा। पर धनानंद जैसा अहंकारी आपकी बात मानेगा क्यों? अहंकार तो किसी का भी नहीं टिकता भैरव, फिर वो चाहे धनानंद जैसा कोई मनुष्य हो या फिर संपूर्ण जगत को जीवन प्रदान करने वाला यह सर्वशक्तिशाली सूर्य। क्योंकि जब सूर्य भी अपने तेज के अहंकार में चूर धरती को जलाता है तो इस पर ग्रहण लगाने चंद्र अवश्य आता है। चंद्रगुप्त, चंद्रगुप्त। दुश्मन पे प्रहार है चंद्रगुप्त, शस्त्र जैसी धार है चंद्रगुप्त, वीर भी ये धीर भी वंश का आधार है, नीतिवान बुद्धिमान सूर्य जैसा शौर्य है चंद्रगुप्त मौर्य है, ये चंद्रगुप्त मौर्य है। चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त। अरे आचार्य आप, अद्भुत! कैसे आना हुआ, या कोई सोच ले आई? सोच भी और सूचना भी। आज ये ब्राह्मण मगधपति से एक महत्वपूर्ण बात करने आया। ये मेरा सौभाग्य है और आपकी बात मैं अवश्य सुनूंगा, किंतु आप शास्त्रार्थ के अवसर पर आए हैं और मैं चाहूंगा कि आप इसमें भाग लेकर मुझे अनुग्रहित करें। बहुत 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 धन्यवाद आचार्य। अब क्योंकि आप इस समय ज्ञान के केंद्र हैं, सोच के बीज हैं, तो मैं चाहूंगा कि आप इस सभा के बीचों बीच केंद्र में स्थान ग्रहण करें, ताकि हर कोई आपका ललाट देख सके। मैं विश्वास दिलाता हूं अत्यंत रोचक और मनोरंजक होने वाला है ये शास्त्रार्थ। मैं धनानंद आपको वचन देता हूं कि आज आपकी सोच में कोई बाधा नहीं आएगी।
शास्त्रार्थ प्रारंभ करो। राजा शब्द के प्रारंभ में ही रज आता है। रज अर्थात माटी के कण। इसलिए जो धूल से उठे वो राजा, जो धरा से जुड़ा हो वो राजा। जैसे माटी के कई कण मिलकर एक भवन का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार जो प्रजा से बने वो राजा। इसलिए एक राजा का परम कर्तव्य होता है कि वो सदा अपनी प्रजा से जुड़ा रहे, क्योंकि मगध के ज्ञानियों, ये तक्षशिला मगध के किस दिशा में पड़ता है? तभी मुझे लग रहा है आज सूर्य पश्चिम से उगा है। आचार्य चाणक्य ने तो गंगा के तट पर बसे मगध में अपनी सोच की उल्टी गंगा बहा दी। आचार्य, आपकी सोच और विचार दोनों अनुचित है। राजा का सत्य मगध की सभा आपको बताएगी। वल्लभ, राजा क्या है? राजा इस धरती पर ईश्वर का प्रतिरूप है। राजा से ही राज्य और राज्य से ही प्रजा है। राजा से बढ़कर इस धरा पर और कोई नहीं है। राजा प्रथम पूजनीय और सम्माननीय है। राजा वो जड़ है जिस पर राज्य रूपी वृक्ष पनपता है। सम्राट, आप मगध की जड़ हैं। तो जनता का यह कर्तव्य है कि वो आपको आनंदित और प्रसन्न रखे। वल्लभ, कोई इससे विपरीत सोच रखता हो तो उसे क्या कहेंगे? तो वो कोई मति खोया हुआ मूर्ख होगा या मनोरंजन करने आया कोई विदूषक। अरे देखो देखो कैसा उल्टा पाठ पढ़ा रहा है ये आचार्य। समझ ही गए होगे आचार्य, मगध में आपकी सोच का यही मूल्य है। उपहास, अपमान। इस सभा में आने से पूर्व ही मुझे अनुमान था सम्राट कि इसका आयोजन क्यों किया गया है। मूर्ख ब्राह्मण, फिर भी जलती अग्नि में हाथ देने चले आए। जब देश जलने का संकट सर पे हो सम्राट, तो हाथ जलने की चिंता भला किसे होगी। आप अपनी इस सभा में मेरा कितना भी परिहास उड़ाना चाहे उड़ा लीजिए। मेरे साथ कोई भी दुर्व्यवहार करना चाहते हैं कर लीजिए, मैं उसके लिए सज्ज हूं। क्योंकि आज यहां उद्देश्य मेरे मान का नहीं, राष्ट्र के सम्मान का है। आज मैं यहां जो भी कहने आया हूं उसका सीधा संबंध भारत से है, मगध से है और स्वयं आपसे है सम्राट धनानंद। अच्छा, मगध और मेरे विषय में कुछ ऐसा है जो मैं नहीं जानता। बड़ा ही रुचिकर प्रस्ताव है ये। बताओ ब्राह्मण, बताओ। अब ये खेल समाप्त हो ही जाना चाहिए। ये कोई खेल नहीं है सम्राट, अपितु एक महत्वाकांक्षा है जो मगध समेत समस्त भारत को अपना खिलौना बनाने को उत्सुक है। अलेक्जेंडर की मृत्यु के पश्चात उसका सेना नायक सेल्यूकस न केवल मगध अपितु समस्त भारत के भूमंडल पर मंडरा रहा सबसे बड़ा संकट है। उसने पौरव नरेश कुरु की हत्या कर दी है और
पौरव राष्ट्र पर अपना आधिपत्य जमा लिया है, परंतु उस सर्प का उदर केवल इतने से शांत नहीं होगा सम्राट। शीघ्र ही उसकी दृष्टि मगध साम्राज्य पर भी पड़ेगी और उसके पश्चात शनय शनय शेष भारत पर भी अपना आधिपत्य जमा लेगा वो। कब समझोगे भोले ब्राह्मण, भारत नाम का कुछ अस्तित्व में है ही नहीं। क्या है यह अखंड भारत का स्वप्न, जिसके नाम में ही खंड हो, वो भला एक कैसे हो सकता है? अखंड भारत का स्वप्न लिए मगध के द्वार पर भिक्षुक बनकर चले आए। याद भी है इस भूखंड में कितनी जातियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी बोलियां हैं, कितने राजा हैं, जहां जन्म, कर्म, धर्म, भाषा, बोली, रीतियों के अनगिनत हिस्से हो। वहां एकता केवल एक किस्सा है ब्राह्मण, केवल एक किस्सा। किसी से भी पूछकर देख लो कि उसकी जन्मभूमि क्या है, इतने उत्तर मिलेंगे कि गिन नहीं पाओगे। कोई कहेगा अंग, कोई कहेगा बंग, कोई कहेगा चोल, कोई काशी, कोई मथुरा, कोई अयोध्या। किसी को कभी कहते सुना है कि भारत उसकी जन्मभूमि है? नहीं, जहां हर कोस पर पानी और हर 7 कोस पर वाणी बदले, वो भूखंड कभी एक हो ही नहीं सकता। सम्राट, सूर्य के प्रकाश में भी 7 रंग होते हैं, परंतु वो जब एक दूसरे में सम्मिलित होते हैं तभी उनके तेज से सूर्य चमकता है। जानते हो एकता क्या है? एकता धन से होती है। धन से ही अधिक धन कमाया जा सकता है और धन से ही धर्म साधा जाता है। धन से सारी कामनाएं पूर्ण की जा सकती हैं। धन है तो मोक्ष की किसे आवश्यकता? इसलिए मगध एक है, मगध ही राष्ट्र है, क्योंकि यहां सब कुछ धन से है। धर्म धन, जाति धन, बोली धन, आनंद धन। इसलिए मगध को किसी से कोई संकट नहीं ब्राह्मण। तुम्हारी चिंता व्यर्थ है। मगध था, है और रहेगा। परंतु जिसने महाराज पुरु की हत्या कर दी वो सेल्यूकस नहीं समझे मूर्ख ब्राह्मण। पुरु की हत्या भी धन के कारण हुई। यत्र तत्र सर्वत्र धन है। मैं हूं, मगध है। अब समझे? वो सेल्यूकस कभी अपना वन मगध की ओर नहीं खोलेगा, क्योंकि उसका उदर मगध ने पुरु की बलि से भर दिया है। और पुरु ही क्यों, कोई भी मेरे या मगध के मध्य आया तो हटा दिया जाएगा। हाँ, मैंने ही पुरु का अंत किया और ये सब मैंने अपने समाज के लिए किया। वो क्षत्रिय पुरु हम नापित नंदों को अपने प्रभाव से दबा देना चाहता था और मैं ये सिद्ध करना चाहता था कि नंदवंशी सर्वश्रेष्ठ है। एक सम्राट की ऐसी सोच देखकर दुख होता है। तुम्हें अपने नापित सम्राट होने पर अभिमान है ना धनानंद? होना भी चाहिए, क्योंकि संघर्ष करके विषम परिस्थितियों से लड़कर तुम सम्राट बने थे। मानता हूं कि तुम्हारी जाति को अपेक्षित सम्मान नहीं मिला, बुरा हुआ, परंतु बुरा करने से बुरा ठीक नहीं हो जाता धनानंद। तुम्हें सम्राट बनाया था तुम्हारे कर्मों ने, तुम्हारी जाति ने नहीं। परंतु तुम अपनी जाति, अपने समुदाय की भावना को इतना बलपूर्वक पकड़कर बैठे रहे कि अपने सम्राट होने के सभी कर्तव्य, सभी उत्तरदायित्व भुला बैठे। तुम्हें तो उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था अपने समाज, अपनी प्रजा के समक्ष। उन्हें तुमसे प्रेरणा मिलनी चाहिए थी कि यदि उन्हें सुरक्षित रहना है तो उन्हें कर्म करना चाहिए,
परंतु तुम तो सबको असुरक्षित कर बैठे धनानंद। उन कर्मों को ही भुला बैठे जिनके कारण आज तुम सम्राट हो, इस सिंहासन पर विराजमान हो। जब व्यक्ति का अस्तित्व बढ़ता है तो उसकी सोच का भी विस्तार होता है, परंतु अत्यंत खेद के साथ कहना पड़ता है धनानंद कि तुम्हारा व्यक्तित्व तो बढ़ गया, परंतु तुम्हारी सोच अत्यंत संकुचित रह गई। धिक्कार है ऐसी सोच पर। अभिमान है ना अपने ज्ञान पर महाज्ञानी, इस शिखा पर जो तेरे ज्ञान का प्रतीक है। यही वो शिखा है ना जिसे देखकर सभाओं में तुझे सम्मान मिलता है। आज तुझे ज्ञात होगा कि तेरा और तेरी इस शिखा का वास्तविक स्थान क्या है। तो जैसे सहस्त्रों अभिमानी प्रतीक्षा करते हैं मगध के द्वार पे मेरी कुछ पाने के लिए, मेरे चरणों में झुकते हैं कुछ पणों के लिए, आंचल फैलाते हैं भिक्षा मांगने के लिए। बड़ा ज्ञानी बनता है, इतना भी ज्ञान नहीं कि भिक्षा के लिए झुकना पड़ता है। उठो, उठ। तेरे अखंड भारत की सोच के दमन के लिए ही मैंने इस सभा का सृजन किया, ताकि तेरे साथ साथ यहां हर कोई ये देख ले कि मैं धनानंद एक विशाल तेजस्वी महानदी हूं और तू केवल एक माटी का कण है जो किनारे पर रहकर मेरी चरण वंदना तो कर सकता है, किंतु यदि मार्ग में आया तो बहा दिया जाएगा। अब जब कभी मन में अखंड भारत का ज्वर उठे तो इस अपमान के साथ ये स्मरण कर लेना कि तेरे अखंड भारत के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा मैं हूं। मगध है, कोई विदेशी नहीं। रुक जाओ धनानंद। जब किसी व्यक्ति का अहंकार उसकी चरम सीमा पर पहुंच जाए, बस उसी दिन उसी क्षण से उसका पतन प्रारंभ हो जाता है। याद रख धनानंद, तट बनकर नदी की रक्षा करने वाला माटी का कण यदि ठान ले तो चट्टान बनकर उसी नदी का मार्ग रोक भी सकता है। आज का दिन अपनी स्मृति में रेखांकित कर ले धनानंद, क्योंकि ये दिन तुझे उस दिन अवश्य स्मरण आएगा जिस दिन मैं तुझे राजा से राज्य बनाऊंगा। जो सोच विकास का संबल होती है, अब वही सोच शस्त्र बनकर तेरा नाश कर देगी धनानंद। जिस शिखा का तूने आज अपमान किया, मैं आचार्य विष्णुगुप्त चाणक्य उसी शिखा की शपथ लेता हूं कि तेरे नंद वंश का समूल नाश कर दूंगा धनानंद। तुझे इस सिंहासन से उखाड़कर यहां एक योग्य शासक को बिठाऊंगा, योग्य शासक को बिठाऊंगा, शासक को बिठाऊंगा। जब तक मैं अपनी ये प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं कर लेता, तब तक अपनी ये शिखा बांधूंगा नहीं। जिस माटी के कण से तूने मेरी तुलना की है, अब मैं उसी माटी से एक
नए सम्राट का निर्माण करूंगा, नए सम्राट का निर्माण करूंगा, सम्राट का निर्माण करूंगा, जिसके श्वास श्वास में अखंड भारत की सोच हो। जब तक श्वास चलती है व्यक्ति जीवित रहता है। इस आभूषण को छूकर तुमने गलती की है मल्ल, जिसका मूल्य तुम्हें चुकाना होगा। जो तेरे वंश के सूर्य को अस्त कर देगा। और स्वयं चंद्र की भांति उदित होगा, जो तेरे जीवन पर सदा के लिए ग्रहण लगा देगा। धनानंद, एक शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए केवल एक शीश की आवश्यकता होती है। धनानंद, जहां 10 शीश हो वहां रावण बनना निश्चित है। अब भारत केवल एक देश होगा और एक ही होगा उसका सम्राट, जो तुझ जैसे रावण का दहन करेगा और भटके हुए भारत को दिशा दिखाएगा, जो एक नए युग का प्रारंभ करेगा तेरे अंत के साथ। कौन है वो जिसने तुम्हें इतना गहरा घाव दिया? कोई है जिसे मुझे प्रेम नहीं करना है, जिसने मुझे जन्म दिया, मेरी माँ। 100 पन का मूल्य लगाया था मुझे जन्म देने वाली ने अपनी ममता का। हट है ये मेरा, ठान लिया है मैंने कि मेरी घृणा ही मुझे मेरी माँ तक पहुँचाने का मार्ग बनेगी। वो जहाँ कहीं भी होगी मैं उन्हें ढूंढ निकालूंगा और पूछूंगा कि क्यों दास बनाकर बेचा मुझे।